हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ आईज एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आप सभी के सामने हम हाजिर हुए हैं। और आज जो है हम छत्तीसगढ़ में जो हाल ही में बजट पेश हुआ है उस बजट के बारे में हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस हम करने वाले हैं बजट की, स्वॉट एनालिसिस। जी हाँ, ठीक है, हम बात करेंगे इसके स्ट्रेंथ के, इसके वीकनेसेस के बारे में, और हम इसके अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में भी बात करेंगे। ओके, ये जो शॉर्ट एनालिसिस हम लेकर के आए हैं, इसमें आज के इस सेशन में हमारे 4 यहाँ पर हिस्से होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट के सामान्य परिचय के बारे में कि ये कब आया, किसने पेश किया और क्या इसकी प्रमुख बातें रहीं। और उसके बाद फिर हम दूसरा इसका पहलू देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं श्री ओपी चौधरी साहब, उनकी जो बजट भाषण है उनमें प्रमुख बातें क्या रहीं, उस ये दूसरा हिस्सा इस सेशन का होगा। और फिर तीसरा हिस्सा हम यहाँ पर देखेंगे जो बजट है उसकी क्या प्रमुख बातें हैं जो कि आपके प्री और मेंस के हिसाब से जो हैं और वनडे एग्ज़ाम्स के यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि जो 10 आधारभूत स्तंभ हैं इस बजट के, और उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे ये छत्तीसगढ़ विकासशील राज्य से एक विकसित राज्य की तरफ कदम बढ़ाने वाला है। 100 सालों का हमारा विजन क्या है, यानी कि 1947 के भारत की आज़ादी से लेकर के 2047 तक का हमारा विजन, जो कि ये कहता है कि हमें छत्तीसगढ़ को भारत के साथ यानी कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर के एक संघवाद, जो कि सहकारी संघवाद के अंतर्गत आता है, उस कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए 100 सालों का विजन लेकर के 2047 तक का एक हमको विकसित छत्तीसगढ़ चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास बातें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस सेशन में हम यह भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस में किस तरह से प्रश्न यहां से बनेंगे और उसके प्रश्न और उसके उत्तर पर भी हम ध्यान देंगे। तो बिल्कुल अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि एक बार में इस पूरे वीडियो को एक सिटिंग में आप कंप्लीट करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए आपके पर्टिकुलर मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ठीक, देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये जो नवगठित सरकार है यानी कि 6वीं विधानसभा के अंतर्गत जो भी छत्तीसगढ़ में सरकार काम कर रही है, उसने ये जो बजट पेश किया है, इस बजट का आकार क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि ये आपका 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया गया है। और किसके द्वारा पेश किया गया है, तो आप जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटली जो हैं वो हैं आपके श्री ओपी चौधरी जी, जिन्होंने इसको 9 फरवरी 2024 को इसको प्रेजेंट किया है। प्रमुख रूप से जो बात रही वो ये रही कि बजट का जो थीम है वो अमृत काल के नींव का बजट ये कहलाता है। अमृत काल के नींव का बजट कहलाता है और इसकी जो थीम है वो आपका ग्रेट सीजी पर आधारित है। अब बात करते हैं कि ग्रेट सीजी क्या है। जी हाँ, जी फॉर गारंटी, ठीक है, और फिर आर से रिफॉर्म यानी कि सुधार की बात यहां पर कही गई है। ठीक, इस ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास को यहाँ पर ध्यान में रख के ये बजट लाया गया है। ए फॉर अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि, फिर टी से टेक्नोलॉजी आपको याद रखना है, तकनीकी, और फिर सी से कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि पूंजीगत व्यय पर आधारित है, और जी से आपको याद रखना है गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन, वो सुशासन जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यहाँ पर जो है एक नए राज्य के रूप में जब नींव रखी गई तब ये सुशासन की बात कही गई थी। इस बजट में ओपी चौधरी जी ने बार बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया है और फिर बार बार जो है उनके सुशासन की जो संकल्पना थी उसको चरितार्थ करने के लिए इस बजट की जो बातें हैं उसको प्रमुख रूप से ध्यान में रख करके बजट पेश किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्रेट सीजी क्या है, आपको याद रखना है कि बजट का थीम क्या रहा, कब पेश किया गया, किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है ना, तो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया। ये इस तरीके से डायरेक्ट आपके वन लाइनर क्वेश्चंस आपको आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपको दिख सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद फिर बात करते हैं कि ये जो बजट जब पेश किया जाता है तो वित्त मंत्री एक ब्रीफ केस जो है लेकर के जाते हैं बजट पेश करने के लिए। ठीक है, तो वो जो ब्रीफ केस है वो किस तरह से दिखाई पड़ता है या उसमें क्या चीजें रही, वहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये एक आपका हमारा जो ढोकरा शिल्पकारी है, ढोकरा क्राफ्टिंग है, इसकी झलक हमको दिखाई पड़ती है। ये देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, ये किनारे किनारे जो एक आर्ट फॉर्म आपको नजर आ रहा है वही आपका ढोकरा शिल्पकारी है। फिर आपको एक तरफ भारत माता की और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर आपको नजर आ रही है। बीच में छत्तीसगढ़ का मैप है, ऊपर छत्तीसगढ़ का प्रतीक है
लोगो है और वहां पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ बजट 2024 और 25। और ठीक उसके नीचे जो आपको एक लाइन नजर आ रही है वो लाइन है अमृत काल के नींव का बजट, ये यहां पर इस ब्रीफ केस में लिखा हुआ है। तो यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न आपका आता है। प्रमुख बातें एक आपको याद रखनी है कि ये जो बजट अभी पेश किया गया 6वीं विधानसभा के द्वारा, यहां पर ये पहला ऐसा बजट है जो कि पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल बजट कहलाता है। ठीक है, ये आपका पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट यहां पर पेश किया गया है। बात करें अगर हमारा कि लक्ष्य क्या है 2047 का, यानी कि आज़ादी के बाद 100 सालों के भीतर हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये है डेवलप, जो आपका डेवलपिंग से एक डेवलप्ड स्टेट की तरफ कदम बढ़ाना, यानी कि विकासशील से आपको विकसित राज्य बनाने का एक विजन यहां पर जो है तैयार किया गया है इस प्रेजेंट सरकार के द्वारा इस बजट में। ओके, ये सबसे प्रमुख बात है। फिर अमृतकाल का छत्तीसगढ़ का विजन 2047, और इसके आधार पर हमारा जो विजन है वो ये है कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो बजट का आकार है वो आपका जो पहले बजट में राज्य की जीडीपी जो बताई गई है वो जीडीपी जो है ये आपका 5 लाख करोड़ का है। ये 5 लाख करोड़ से हमको कहां तक लेकर के जाना है, तो 10 लाख करोड़ तक लेकर के जाना है। और कब तक, तो याद रखिएगा 2028 तक। जी हाँ, कब तक, तो 2028 तक ये आपका जो है यानी कि 5 सालों में, यानी कि ये जो प्रेजेंट सरकार अभी काम कर रही है जो कि 2023 में आपका चुन करके आई है, वो 2028 तक का उसने टारगेट लिया है कि इन 5 सालों में ये जो हमको अचीव करना है वो यही है कि जो जीडीपी है वो 5 लाख करोड़ से हमको कहां लेकर जाना है, 10 लाख करोड़ तक लेकर के जाना है। ओके, चलिए इसके बाद फिर ये प्रमुख बातें आपकी हो गई। एक बजट का परिचय हम लोगों ने देख लिया, तो इतनी बातें जो है बिल्कुल वन लाइनर आप याद रखिएगा। और मेंस के हिसाब से यदि आपको पूछता जाता है तो ये फिर आप याद रखिएगा कि बजट में यही पूछेगा कि छत्तीसगढ़ बजट सीजी बजट 2024-25 का परिचय दीजिए। 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में इसको पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप तैयार कर लीजिए, जिसमें आप प्रमुख रूप से ध्यान में रखिएगा कि जब भी परिचय पूछेगा तो किसने पेश किया, कब पेश किया, और इसकी प्रमुख रूप से इसका विजन क्या है, इसके प्रमुख बात क्या है, यानी कि इसके यूनिक बात यही कि एक पेपरलेस डिजिटल बजट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपना उत्तर जरूर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और उसके आधार पर आप तैयारी करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो परिचय हमने देख लिया, अब जो है ये देखा जाए कि जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं उन्होंने अपने बजट पेश करने के दौरान बजट के भाषण में क्या क्या प्रमुख बातों का उल्लेख किया, उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ताकि हम लोग मेंस का जब आंसर लिखेंगे तो उस उत्तर में हम इन चीज़ों को समाहित कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये जो उत्तर है हमारा बहुत ही इंपैक्टफुल आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ 2047 तक एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो दृष्टि पत्र का जो नाम होगा, एक दृष्टि पत्र यहां पर प्रकाशित किया जाएगा। दृष्टि पत्र का जो नाम होगा, एक विजनरी एक पेपर यहां पर जो पब्लिश होगा, उसका नाम है क्या, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 8 2047। ठीक है, इसमें प्रमुख बातें यहां पर होंगी। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा अचीव हमको क्या करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी है ना, इनके बारे में इन्होंने बार बार उल्लेख किया। ठीक है, जिनके द्वारा ही इस राज्य के निर्माण जो है वो 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था। ठीक, उन्हीं की संकल्पना को साकार करते हुए ये जो 23-24 साल का युवा छत्तीसगढ़ है उसको विकासशील से विकसित राज्य बनाने की एक संकल्पना, जो कि अमृतकाल विजन छत्तीसगढ़ 8 2047 डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद फिर यदि हम देखें कि इसके बाद इन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, तो इन्होंने यही कहा कि भाई हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ठीक है, ये सब टैगलाइंस है जो कि आपके जो है आप यूज कर सकते हैं। चलिए फिर एक प्रमुख बात जो ये रही कि हमारा जो दीर्घकालिक विजन है यानी कि लॉन्ग टर्म गोल है वो यही है कि विकासशील से विकसित बनाना है। कब, 2047 यानी कि आपका 100 साल के इस अंतराल में। ठीक है, यानी कि आजादी के 100 साल के भीतर। लेकिन उसके लिए ये कहा गया कि इस दीर्घकालीन टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एक मध्यम जो टारगेट है उसको लेकर के चलना होगा। तो एक मध्यम अवधि का टारगेट जिसको ये कहा गया कि मिड टर्म टारगेट इसको कहा गया, और यही है कि मिड टर्म टारगेट यही है कि हमको 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य हमको रखना है। ठीक है, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी की का भी एक विजन है, उसके साथ ये छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है साथ लेकर के। ठीक है,
चलिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है आपके लिए, क्योंकि यदि आप पीएससी का प्रीलिम्स दे चुके हैं और फिर मेंस के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। ठीक है, चलिए तो आपको हमने अभी बताया कि 2028 तक जो जीडीपी है वो कहां से कहां तक पहुंचाना है, तो 5 सालों में यानी कि 2028 तक 10 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। कहां से? 5 लाख करोड़ तक से। अभी वर्तमान में 5 लाख करोड़ है और फिर आपका 10 लाख करोड़ तक इसको पहुंचाना है। मिड टर्म टारगेट हमारा यही है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मिड टर्म टारगेट क्या है। फिर दूसरी बात, यदि हम लोग देखें कि इसको अचीव कैसे किया जाए, तो अचीव करने के लिए याद रखिएगा कि सहकारी संघवाद है ना, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यहां पर एक कॉन्सेप्ट जो है मोदी जी के इस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार भी अमल में लेकर के चल रही है। ये एक क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में और सरल शब्दों में समझाऊं तो ये वही है कि संघ और राज्य का जो संबंध होता है, उस संघ और राज्य के संबंध को ध्यान में रखते हुए ये सहकारी संघवाद की नीति के तहत हमको आगे बढ़ना है। और इस प्रकार से जब एक राज्य देश के साथ कदम ताल बना के चलेगा तो देश और जो राज्य है दोनों ही आपका विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ेगा। ठीक, तो ये एक प्रमुख बात रही इनके भाषण की। फिर यदि हम आगे बढ़ें तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल इसको ध्यान से समझें कि वो क्या है। देखिए 5 लाख से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाना जीडीपी को, उसके लिए एक हमने मिड टर्म टारगेट जो है सरकार ने तय किया है और उसके आधार पर उसको अचीव करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। उस रोड मैप को हम कह रहे हैं 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ। ठीक है, 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपका मेंस में बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है कि वो 10 आधारभूत स्तंभ क्या है ना। तो देखिए एक एक करके हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे यहां पे जो पॉइंट आता है वो आता है क्या? ज्ञान, यानी कि हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु, फोकस ऑफ आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नंबर 2 है तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास, यानी कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस। और नंबर 3 है कैपेक्स, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाना। पूंजीगत व्यय अगर आप नहीं जानते होंगे, आपको शॉर्ट में बता दूं कि पूंजीगत व्यय का मतलब ये कि लाइक सरकार अगर जैसे कि कोई एक्सप्रेस वे बना रही है, उसके बाद फिर वहां से फिर वो क्या करेगी, टोल वगैरह जो वसूल करेगी, तो उससे क्या होगा, उसकी कमाई होगी। ठीक है ना। उसने कोई कंपनी खड़ा किया तो उस कंपनी से फिर आगे चल के उसको पैसा मिलेगा, तो उसने जो पूंजी लगाया जिसकी वजह से उसको पैसा मिलना चालू हुआ, रुपया आना चालू होगा, वो सब पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। ओके, है ना। तो पूंजीगत व्यय को बढ़ाने से क्या होगा, आर्थिक प्रगति जो है वो ज्यादा तेज तरीके से होती है। ठीक है, तो उस पर ध्यान देने की बात कही गई है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, देन आपका एम्फेसिस ऑन न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, देन सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना, है ना, एंश्योरिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देन बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा। एंड नंबर 8 इज डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर नंबर 9 आपका आता है छत्तीसगढ़ संस्कृति का विकास, प्रमोटिंग द छत्तीसगढ़ी कल्चर, क्रियान्वयन का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। एंड नंबर 1 यदि हम इसको देखते चलें कि अब ये क्या है, तो देखिए यहां से हम ध्यान से समझते चलेंगे। देखिए नंबर 1 जो 10 आधारभूत स्तंभ बताए गए हैं, उससे पहला पॉइंट आता है ज्ञान, यानी कि ये कि 4 प्रमुख केंद्र बिंदु रखे गए हैं आर्थिक विकास के लिए। और वो समाज के 4 अंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है जी फॉर गरीब, वाई से आपका याद रखना है युवा यानी कि यूथ, और ए से आपको याद रखना है अन्नदाता, और एन से आपको याद रखना है नारी। यदि समाज का सही विकास हमको चाहिए तो ये प्रमुख रूप से जो वर्तमान सरकार है उसने बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और नारियों, ठीक है, ये चारों के विकास को ध्यान में रख करके इस बजट को पेश किया, ताकि इन चारों के विकास से समाज का विकास हो और समाज के विकास से छत्तीसगढ़ का विकास जो है तेजी से आगे बढ़े। ठीक है, तो ये एक प्रमुख बात इनके इस आधारभूत स्तंभ के जरिए आपको देखने को मिलती है। ओके, चलिए फिर उसके बाद देखिए कि जो आपका इन सब चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, सीधे सीधे जितना पॉइंट हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है बस उन्हीं बातों को हम ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर दूसरी प्रमुख बात उनके इस बजट भाषण की ये रही कि इन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को जो है सुधारने के लिए, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए, ठीक है, इन्होंने कार्य करने की बात कही है। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो गरीब किसान, है ना, गरीब किसान, युवा एवं महिलाएं, ये सबको आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु में रखा गया है, ताकि इनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए, सही अवसर इनको प्राप्त होगा तो ये देश की और राज्य की सहभागिता को सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर देखिए
नंबर 2 जो हमारा आधारभूत स्तंभ है, यहां से आप समझिएगा कि क्या किन बातों पर ध्यान दिया गया है। इस बजट में इस सरकार ने प्रमुख रूप से तकनीक आधारित रिफॉर्म पर बात किया है। तकनीक आधारित, है ना, क्योंकि एक आपने अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक क्षेत्र में आपका अभी आ चुका है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, डेटा एनालिटिक्स को लेकर के, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डेवलपमेंट को लेकर के और सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, ये सब प्रमुख चीजें हैं जिसके सहारे हम विकास को हासिल करेंगे और सभी प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ये एक प्रमुख बात इनके बजट में रही है। ठीक है, ये सब मेंस के एनालिसिस के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं और इस तरीके से ही आपको उत्तर लिखना है। ओके, तो ये सब चीजें कहां पर लागू होंगी, तो शासन और प्रशासन में तकनीक का इस्तेमाल हम लोग पारदर्शिता के लिए करेंगे, है ना। और ये प्रमुख मुद्दा है कि ये जो पारदर्शिता तो आएगी ही आएगी, इसके साथ ही साथ ये होगा कि जो आर्थिक प्रगति हम जिस दर पर या जिस समय के हिसाब से जितना हमको करना चाहिए, उससे अधिक तेजी से या अधिक तेज गति से हम लोग आर्थिक विकास कर पाएंगे और तभी ये 5 साल का जो मिड टर्म टारगेट है वो पूरा हो पाएगा और उसके अलावा जो हमारा जो दीर्घकालीन टारगेट है यानी कि विजन 2047 100 सालों का, वो हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रमुख बात यहां पर इनकी रही है। ठीक, दूसरी बात बजट की यह रही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी नया कर यहां पर नहीं लगाया गया और न ही कर की दर में कोई वृद्धि की गई है। ठीक है, जितने भी कर पहले से हैं, है ना, उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है, कर की दर में, और साथ ही साथ कोई नया दर नहीं लगाया गया है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण जो है घोषणा इस बजट के जरिए सरकार ने करी है। ठीक, इसके अलावा शासन के सभी विभागों में आईटी का उपयोग करने की बात यहां पर कही गई। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। उनके एप्लीकेशंस की बात कही गई है कि इनको अप्लाई करेंगे, उनको इनके एप्लीकेशन को हम इंश्योर करेंगे, ये बात यहां पर कही गई है। इसके अलावा इस चीज को करने के लिए छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना, ये एक प्रमुख बात इसमें रही है। बजट में आईटी उपकरण और आधुनिक सॉफ्टवेयर इत्यादि की व्यवस्था के लिए 266 करोड़ रुपए का यहां पर प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है सुनिश्चित करने के लिए कि किस तरीके से और जल्दी से जल्दी हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि 5 वर्षों में 5 लाख से जीएसडीपी जो है वो 10 लाख तक पहुंच जाए। ओके, फिर तीसरा पॉइंट आपका आता है कैपेक्स को सुनिश्चित करना, यानी कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की बात यहां पर हम कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम पूंजी लगाएंगे उतना ज्यादा हमको क्या होगा, रुपया मिलेगा। ओके, है ना। तो रुपया कहां आ रहा है, रुपया कहां जा रहा है, यही तो क्या है, आपका बजट है ना। तो रुपया जो हम लगा रहे हैं, अगर कहीं पर निवेश कर रहे हैं, तो निवेश से जो हमको मिलेगा वही पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आपका आता है। तो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के उच्च विकास दर की जो नींव होती है या आधार जो होता है, वो पूंजीगत व्यय यानी कि आधारभूत स्तंभ होता है। तो इस वजह से यह ध्यान दिया गया कि ये एक स्टडी में इन्होंने बताया, स्टडी में ये बताया कि 100 रुपए का अगर पूंजीगत व्यय है ना, 100 रुपए का अगर पूंजीगत व्यय जो है वो यहां पर निवेश किया जाता है 100 रुपए का, तो उसके प्रावधानों के तहत गत वर्ष की तुलना में ये आपका जो है जीडीपी में 247 रुपए की वृद्धि होती है। 100 रुपए लगाने से 247 रुपए की वृद्धि यहां पर जीडीपी में हो जाती है, ऐसा एक अध्ययन हमको बताता है। और दूसरी बात, यदि हम लोग कैपेक्स की बात करें तो ये जो कैपेक्स है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो गत वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि इसमें देखी गई है। 20% की वृद्धि इसमें देखी गई है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये सब प्रमुख बातें हैं। फिर नंबर 4 पर आइए। देखिए, हम सारे आधारभूत स्तंभ पूरे 10 के 10 इसको विस्तार से पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है बजट की प्रमुख बातों को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। एक पीपीटी, एक प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड आपके लिए हम लोग जो है प्रिपेयर हमने किया है, जिसके जरिए आपको ये तैयार मिलेगा। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल। जी हाँ, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पर रिसोर्सेस भरपूर है, संसाधनों से परिपूर्ण ये एक राज्य है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप समझ जाइए कि इक्वल रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना, या ताकि एक आपका न्यायपूर्ण वितरण जब होगा तब फिर उसके यूटिलाइजेशन से सही तरीके से लाभ छत्तीसगढ़ को और अन्य क्षेत्रों को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है ये सही तरीके से हो, इसको सुनिश्चित करना ये सरकार जो है इस बजट के माध्यम से करना चाह रही है। इसके अलावा
अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। नई संभावनाओं में प्रमुख रूप से पर्यटन जो है वो हमारे इस छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख टूरिज्म सर्किट के तौर पे बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इको टूरिज्म सर्किट हो गया विकसित करना, 5 शक्तिपीठों को विकसित करना। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने धार्मिक पर्यटन के तौर पे 5 शक्तिपीठों के जो हैं विकास पर ध्यान देने की बात कही है। वो 5 शक्तिपीठ कौन कौन से यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ये देखिएगा, एक तो सबसे पहले आप सूरजपुर चले जाइए। सूरजपुर में कुदुरगढ़ी माता, ठीक है, सूरजपुर में कुदुरगढ़ी माता का जो मंदिर है वो आप ध्यान में रखेंगे। फिर थोड़ा नीचे आइए तो आप चले चलिए कहाँ, चंद्रपुर चलिए, चंद्रपुर शक्ति में आपको जो है चंद्रहासिनी माता का मंदिर मिलता है। ठीक, चंद्रहासिनी माता का मंदिर, ये भी उस 5 शक्तिपीठों में शामिल रहेगा। फिर आप रतनपुर चले जाइए जो कि आपका बिलासपुर में पड़ता है। यहाँ पर रतनपुर में महामाया का मंदिर तो आप जानते ही हैं, महामाया मंदिर याद रखिएगा। उसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए राजनांदगांव में डोंगरगढ़ जाएंगे तो आपको बमलेश्वरी माता का मंदिर मिल जाता है। ठीक है, तो बमलेश्वरी माता का जो मंदिर है वो भी 5 शक्तिपीठ में शामिल रहेगा। और इसके अलावा जो है दंतेवाड़ा चले तो दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी मैया जो है ना, विराजमान है। ये जो दंतेश्वरी माता का मंदिर है, ये 5 आपके मंदिर हैं, 5 माताओं का मंदिर, जिसको शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर विकसित करके धार्मिक पर्यटन को संभावनाओं को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे करने की बात कही गई है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका आता है IT सेक्टर की स्थापना करेंगे, हेल्थ डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन, बिजनेस टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन, इस तरीके से उभरती संभावनाओं को जो है, और नई आपका जो हाल फिलहाल में कहना चाहिए कि आधुनिकता के साथ कुछ नई संभावनाएं भी जन्म लेती हैं। ठीक है, तो उन्हीं संभावनाओं को यहाँ पर जो है विकसित करने का प्रयास यहाँ पे इस रोड मैप में तैयार किया गया है। ठीक, चलिए नंबर 6 पर आते हैं। तो सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना, यह भी यहाँ पर आता है। मतलब कि निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, ये यहाँ पर बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ओके, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की यहां पर बात कही गई है। मॉडर्न इकोनॉमी फिलोसफी को यहां पर फॉलो करने की बात कही गई है ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। ओके, बाहर से भी कंपनियां यहां पर लगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा जो रैंकिंग है वो ऊपर जाए। ईज ऑफ लिविंग ये अच्छा हो। सिंगल विंडो प्रणाली की शुरुआत यहां पर हम करेंगे ताकि एक जगह पर सारी चीजें मिल जाएं। ऑनलाइन परमिशन, मिनिमम परमिशन जैसी व्यवस्थाओं की स्थापना यहां पर करने की बात इस बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा कही गई है। ओके, फिर आता है PPP मॉडल, यानी कि आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, जिसके तहत नीति आयोग एवं अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थानों का यहां पर सहयोग लिया जाएगा, संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा, ये बात यहां पर कही गई है। ठीक है, चलिए फिर नंबर 7 पर आता है क्या, फोकस ऑन बस्तर सरगुजा। जी हां, बिल्कुल संभावनाओं का एक क्षेत्र। ठीक है, रिसोर्सेस का एक क्षेत्र, संसाधनों का एक क्षेत्र, यानी कि ऊपर आपका सरगुजा और नीचे आपका बस्तर, जहां पे वन्य क्षेत्र भी ज्यादा है, वन उत्पाद भी ज्यादा है, तो उस पर ध्यान देते हुए और इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए इन दोनों पर ज्यादा फोकस करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये आपका इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, नेचुरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में इसको विकसित करने की बात यहां पर हो रही है। साथ ही साथ जो है आपका प्रोसेसिंग सेंटर, जी हां, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उनके प्रोसेसिंग हेतु इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट की बात यहां पर कही गई है। सरगुजा क्षेत्र में यदि जाएंगे तो उद्यानिकी और आपका फिशरीज जो है इसकी संभावनाओं को प्रोत्साहित करने की बात यहां पर कही गई है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसमें विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स। देखिए ये जो 10 पॉइंट है, या तो पूरे के पूरे 10 पॉइंट को पूछा जा सकता है मेंस के आंसर राइटिंग में कि आपको किस तरीके से इसको लिखना है। उसके अलावा ये आपका इंडिविजुअल एक पॉइंट को भी सिर्फ पूछ सकता है कि विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स क्या है, इसके बारे में बताइए। तो 2 मार्क्स से 4 मार्क्स में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, मध्यान्ही भाग और दक्षिणी भाग। देखिए ये विकेंद्रीकृत करने का मतलब क्या है। विकेंद्रीकृत का मतलब ये है कि ये छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ को 3 हिस्से में बांट दिया जा रहा है ना, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं हैं, तो उसके आधार पर उनकी संभावनाएं भी अलग अलग होंगी। ठीक है, और उनकी विशिष्टताओं, उनकी संभावनाओं के आधार पर अलग अलग प्लानिंग तैयार की जाएगी। उत्तर के लिए अलग, मध्य के लिए अलग, दक्षिण के लिए अलग, और इस तरीके से हम ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उन क्षेत्रों को यूटिलाइज कर पाएंगे और विकसित कर पाएंगे। तो ये 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके उसके विकास पर ध्यान देने की बात यहां पर की गई है। तो यही है विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स। मतलब ऐसा नहीं कि एक योजना बनाए, एक प्लानिंग की और तीनों जगह सेम चीज लागू किए, नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इसको हमने और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने इसको विकास को ध्यान दिया है।
यही विकेंद्रीकृत नीति है। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो बिल्कुल आपको याद रखनी चाहिए। लाइक व्हाट, लाइक आपका जो दुर्ग भिलाई रायपुर वाला जो जोन है, इसको जैसे कि एक आपका एनसीआर दिल्ली होता है, वैसे ही यहां पर छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर डेवलप करने की बात यहां पर की गई है, जिसमें याद रखना है स्टेट कैपिटल रीजन में आपका दुर्ग भिलाई रायपुर वाला एरिया आपका आता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर आपको याद रखना है इसी क्षेत्र में क्या करना है, तो विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर, वेडिंग डेस्टिनेशन, एजुकेशन डेस्टिनेशन और हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, नवा रायपुर अटल नगर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित किया जाएगा। ये आप चीजों को याद रखिए। ठीक है, कहां पर क्या स्थापित किया जा रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है प्रीलिम्स के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से और साथ ही साथ मेंस के हिसाब से तो आ ही रहा है। ठीक है, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। बीपीओ एवं केपीओ को आकर्षित करने के लिए यहां पर आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। ओके, चलिए, उसके बाद फिर देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला आपका पॉइंट याद रखिए, नवा रायपुर में क्या हम लोग यहां पर डेवलप करने जा रहे हैं, तो प्लग एंड प्ले मॉडल का यहां पर विकास करने की बात कही गई है, जो कि आपका आईटी आधारित रोजगार सृजन की बात है। आईटी आधारित रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहां पर कहा जा रहा है। उसके अलावा देखिए कि कुछ क्षेत्र हैं जिसको सेलेक्ट किया गया है डबल ग्रोथ इंजन के तौर पे। ठीक है, ग्रोथ इंजन का मतलब ये कि ये एक ऐसा क्षेत्र जिसको विकसित करने से ये बाकी क्षेत्रों को भी उसके विकास में ये सहयोगी बनेगा, इस तरीके से ये इंजन के रूप में काम करेगा। तो कौन कौन सा एरिया है, यदि आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ आ जाइए। छत्तीसगढ़ में आपका देखिए, ये आपको रायपुर याद रखना है, रायपुर में ही नवा रायपुर याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा ऊपर चले जाइएगा तो आपको मिल जाता है क्या, बिलासपुर चले जाइए। ठीक है, फिर इस तरफ आते हो साइड में तो ये आपका दुर्ग है और आपका क्या है, भिलाई है। तो दुर्ग, भिलाई, रायपुर, नवा रायपुर, 4 यहां पर हो गए, ऊपर बिलासपुर हो गया। ठीक है ना, और ऊपर चले जाते हैं तो आपका अंबिकापुर हो जाता है। थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, अच्छा यहां पर ये आपका कोरबा भी है। ठीक है, और फिर इस तरफ चले जाएंगे तो रायगढ़ है और नीचे जाएंगे तो जगदलपुर। इस तरीके से मैप बनाइए और आपको याद हो जाता है कि कहां पर क्या क्या है। तो ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने के लिए इतने क्षेत्रों को क्या किया गया है, जो है सिलेक्ट किया गया है, कार्य योजना इसके लिए प्लानिंग जो है तैयार किया जा रहा है, वर्क प्लान। फिर औद्योगिकीकरण की नीति, यानी कि उद्योग के आधार पर कौन से क्षेत्र को ध्यान में रखना है, तो कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, उरला और सिलतरा, इनके लिए अलग से औद्योगिकीकरण की नीति इसके लिए बनाई जाएगी, ये बात यहां पर कही गई है। और मैदानी क्षेत्र जहां पर कृषि प्रधान क्षेत्र आपको मिलेंगे, तो उसमें कृषि आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब जैसा क्षेत्र, जैसी संभावनाएं, उसके आधार पर उसको विकसित करने की बात यहां पर कही जा रही है। ओके, फिर नंबर 9, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास। छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास, देखिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति का जो विकास है, इसमें प्रमुख रूप से हमको क्या देखना है ना, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है आपका 1956 में एमपी से अलग हुआ 2000 में, तो 44 वर्षों तक ये मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। ठीक है, प्रमुख यदि बात यहां पर की जाए तो यही है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेज कर रखना और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रमोट करना, यह भी इस बजट के माध्यम से सरकार ने अपनी इस नीति को, सरकार ने अपने इस विजन को बता दिया है कि यहाँ की जो भी बानी भाखा है, जो भी तीज त्योहार है, जो परंपरा है, संस्कृति है, त्योहार है, पर्व है, इन सबको बढ़ाने का काम किया जाएगा। ओके, है ना, मर के देवलोक झन जाते हो, कान्हू जन्म झन पाते हो, छत्तीसगढ़ ला छाव करे बर मैं छान ही बन जाते हूं। ठीक, ये एक बात बहुत बढ़िया वित्त मंत्री साहब ने कही थी, जो कि केदार परिहार का जो है एक रचना है, मुंगेली जिला के रहने वाले। चलिए नंबर 10 पर आते हैं, और इन्होंने जो है रोड मैप जो बनाया है, तो रोड मैप में देखिए प्लानिंग तो जो की गई है, उसके एग्जीक्यूशन पर भी एक रोड मैप तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन का महत्व। जी हाँ, हितोपदेश के इस श्लोक को इन्होंने जो है मेंशन किया, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम ये जो भी चीजें हम प्लान कर रहे हैं रोड मैप, उसके लिए प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ इसको क्रियान्वयन किया जाएगा, ये बात इन्होंने बिल्कुल जाहिर कर दी है। ओके, और फिर उसके बाद देखिए पूरी प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने के लिए, है ना, क्या करने की बात कही गई है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन करने की बात इन सभी चीजों के लिए की गई है, यानी कि क्रियान्वयन के लिए, जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर लिखेंगे। ओके, चलिए, और फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के बारे में यहां पर बात उन्होंने की। ठीक है, और फिर उन्होंने साथ में यह भी कहा कि राम राज की अवधारणा से बड़ा कोई भी सुशासन का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है।
ठीक है, तो ये एक राम राज्य की कल्पना को आगे ध्यान में रखते हुए एक विकसित राज्य के जो है निर्माण को ध्यान में रखते हुए ये बजट इन्होंने पेश किया है। ओके, साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन को भी इन्होंने मेंशन किया था अपने भाषण में। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए, तो ये प्रमुख बातें हो गई जो है आपके इस बजट के आधार पर। ठीक, और ये आपका जो है आज के इस सेशन में है ना, आज के इस सेशन में देखिए बजट का ये जो हम अंक पढ़ रहे हैं 2 सेशन में आएगा। पहले इस सेशन में आज हम लोगों ने बात की किसके बारे में, आज हम लोगों ने बात की कि बजट का परिचय क्या है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया कि बजट के जो वित्त मंत्री का जो भाषण है उसमें क्या क्या प्रमुख बातें रही। तो ये आपका पहला अंक था बजट का। दूसरा जो अंक है उसमें हम बजट के प्रमुख मुख्य बिंदुओं को, बजट की मुख्य बातों को जो है देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि मेंस के आंसर राइटिंग में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, और उसमें हम एमसीक्यू भी कुछ देखने वाले हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो एग्जाम अपकमिंग जो आने वाले हैं वो भी आपका यहां पे शामिल हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। इस पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगले सेशन से पहले। थैंक यू सो मच।